हेलो। ई एडू स्टार हिंदी चैनल पर आप सभी का आपका ऑनलाइन टीचर प्रमोद कुमार स्वागत करता है। और आज आपके लिए इस चैनल पर मैं लेकर के आया हूँ निबंध लेखन भाग एक। जी हाँ, भाग एक इसलिए क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा का पूरा निबंध लेखन से संबंधित कक्षा बहुत लंबी होने के कारण इसमें बोझिलता ना आ जाए, मैंने इसे दो भागों में विभक्त कर दिया है। लेकिन दोनों भाग अपने अपने स्तर पर संपूर्ण है। पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें ताकि आप बेहतर तरीके से निबंध लिख पाएँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए टच करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं आज के विषय पर, जो है निबंध लेखन। तो आज हम लोग जानेंगे निबंध लेखन से संबंधित कुछ टॉपिक्स को, सीखेंगे कि निबंध क्या है, पाठ्यक्रम में निबंध को क्यों जोड़ा गया है, निबंध कितने प्रकार के होते हैं, निबंध लेखन के आवश्यक अंग कौन कौन से हैं, और निबंध की संरचना कैसी होनी चाहिए। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि निबंध लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि निबंध क्या है। आखिर जो निबंध लेखन से संबंधित जो चीज़ें हमें लिखनी पड़ती हैं, तो इसके मूल में जो प्रश्न है वह है निबंध क्या है। तो निबंध की परिभाषा को हम जानने का थोड़ा प्रयास करें, उससे यह समझ में बेहतर तरीके से आएगा कि निबंध है क्या। तो बाबू गुलाब राय ने, जो कि हिंदी के साहित्यकार हैं, निबंधकार हैं, उन्होंने परिभाषा देते हुए कहा कि एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजता, स्वच्छंदता, सौष्ठव, सजीवता तथा संबद्धता के साथ किया जाना ही निबंध कहलाता है। तो इसमें आप देखें कि यहाँ कहा गया है कि एक सीमित आकार, निबंध का आकार सीमित होना चाहिए। यद्यपि इस संदर्भ में विवाद है, हम निबंध के परिभाषा के दूसरे पक्ष को भी देखेंगे, लेकिन यहाँ हम देखें कि इसमें कहा जा रहा है कि किसी विषय का वर्णन, विषय तो निश्चित तौर पे जरूरी है निबंध के लिखने के लिए, और वह एक विशेष निजता, स्वच्छंदता, सौष्ठव, सजीवता और संबद्धता के साथ किया जाना चाहिए। तो निबंध में सजीवता होनी चाहिए, एक निजता होनी चाहिए। निबंध जब भी कोई व्यक्ति लिखेगा तो उसमें अंतर आएगा, वहाँ पे लेखक की निजता दिखाई पड़ती है। लेखक जो लिखता है वहाँ वह स्वविवेक से लिखता है, उसकी अपनी शैली होती है जो वहाँ दिखती है। स्वच्छंदता होनी चाहिए निबंध में, निबंध में लिखने की स्वच्छंदता होनी चाहिए, उसका एक सौष्ठव होना चाहिए, उसमें सुंदरता होनी चाहिए, सजीवता होनी चाहिए। ऐसा न लगे कि हम किसी टॉपिक पर जो लिख रहे हैं वह निर्जीव दिख रहा है। और साथ ही साथ संबद्धता होनी चाहिए। संबद्धता, विचारों की संबद्धता, विषय से निबंध की संबद्धता। तो हम इसके थोड़ा और अगर विश्लेषित करने का प्रयास करें, इस निबंध की परिभाषा को थोड़ा सरलीकृत करने की का प्रयास करें, तो हम पाते हैं कि निबंध मतलब नी जोड़ बंध, भली प्रकार से बंधी हुई रचना, यानी एक ऐसी रचना जो बंधी हुई है। और हम इसे कह सकते हैं संक्षेप में कि किसी विषय को लेकर लिखी गई सुसंगत, क्रमबद्ध, आत्मसंपूर्ण गद्य रचना निबंध है। तो देखिए, इसमें कोई भी विषय होगा निबंध का, और उसे लेकर के एक सुसंगत रचना जो क्रमबद्ध हो, यानी विषय से संलग्न हो, विषय से वह उसका संगत दिख रहा हो, और साथ ही साथ वह क्रमबद्ध हो। ऐसा नहीं कि बिखराव हो, बल्कि एक शब्द दूसरे शब्द से, एक वाक्य दूसरे वाक्य से, और एक अनुच्छेद दूसरे अनुच्छेद से संबद्ध हो। तो यहाँ क्रमबद्धता की वही बात की गई है। और आत्मसंपूर्ण, निबंध संपूर्ण लगे,
चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वह 200 शब्दों में लिखा जाए, 300 शब्दों में लिखा जाए या 2000 शब्दों में लिखा जाए, लेकिन वह स्वयं में संपूर्ण हो, ऐसा न लगे कि वह छोटा है। इसके लिए जब लेखन से संबंधित अन्य बातों पर चर्चा होगी तो इस पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं और निबंध की एक दूसरी परिभाषा को देखते हैं। हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े रचनाकार हैं, निबंधकार हैं, पंडित रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने निबंध की परिभाषा दी। निबंध लेखन में लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी हुई सूत्र शाखाओं पर विचरता चलता है। पंडित रामचंद्र शुक्ल के निबंध की परिभाषा को तो चैलेंज करने का सवाल नहीं है, कोई भी व्यक्ति उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, क्योंकि हिंदी साहित्य के सबसे बड़े निबंधकार पंडित रामचंद्र शुक्ल हैं। और जैसा आप जानते हैं कि चिंतामणि में उनके निबंधों का संकलन है। और अगर हम थोड़ा और इस पर विस्तार में जाएं तो हम पाते हैं कि अंग्रेजी का जो शब्द है जिससे हिंदी में निबंध आया है वह एसे। तो एसे का जो अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी साहित्य में इसका विवरण मिलता है, वहाँ यह माना गया है कि सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त स्वच्छंद रचना जो है वही निबंध है, एसे है। तो यह रामचंद्र शुक्ल जी के परिभाषा से मिलता जुलता है। और कुछ अन्य विद्वानों ने भी यह माना है कि मन के स्वच्छंद उड़ान का जो फल है और अनियमित और असंबद्ध रचना निबंध है। यह मन की स्वच्छंदता का अनियमित और असंबद्ध रूप से प्रस्तुति है जो निबंध है। तो यह गद्य साहित्य के साहित्यिक निबंध की बात है और साथ ही साथ अंग्रेजी के निबंध की बात है, अंग्रेजी के एसे की बात है। तो हम इस पर नहीं उलझेंगे, लेकिन हम उस निबंध की बात कर रहे हैं जो परीक्षाओं के लिए, विशेष करके बोर्ड की परीक्षाएं हों, निम्न कक्षाओं की परीक्षाएं हों, उच्च कक्षाओं की विश्वविद्यालय परीक्षाएं हों या फिर लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा हो, वहाँ निबंध लेखन से संबंधित प्रश्न होता है। और हम लोग इसी कारण से इस निबंध लेखन के वीडियो में निबंध लेखन से संबंधित बातों को सीख रहे हैं, जान रहे हैं। तो देखिए, चाहे वह 10वीं बोर्ड की परीक्षा हो या 12वीं बोर्ड की परीक्षा हो, इसमें 10 अंकों का निबंध लेखन का प्रश्न पूछा जाता है और 200 से 300 शब्दों में आप यहाँ पर निबंध लिख सकते हैं। साथ ही साथ जब हम किसी प्रतियोगिता परीक्षा की बात करते हैं, विशेष करके प्रतियोगिता परीक्षाओं में सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की बात करते हैं, तो विभिन्न लोक सेवा आयोग, जो राज्य लोक सेवा आयोग हैं, उनके द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि उसमें कुछ में क्वालिफाइंग पेपर में और कुछ में मुख्य पेपर में निबंध से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम झारखंड लोक सेवा आयोग की बात करें तो इसमें जो क्वालिफाइंग पेपर होता है उसमें निबंध पूछा जाता है, वह 15 अंकों का होता है। और साथ ही साथ जो हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित, जो यदि कुछ विद्यार्थी द्वितीय पेपर को लेते हैं तो उनका जो अंतिम प्रश्न होता है वह निबंध का प्रश्न होता है, जो 10 अंकों का होता है। तो निबंध बहुत महत्वपूर्ण है सिविल सेवा के लिए। बिहार लोक सेवा आयोग की अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करें तो वहाँ भी क्वालिफाइंग की जो परीक्षा होती है उसमें निबंध पूछा जाता है, जो 30 अंकों का होता है। और संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी जिसको कहते हैं, उसमें तो 250 अंकों का केवल निबंध लेखन का पत्र होता है, जो मुख्य परीक्षा के परिणाम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इसलिए निबंध लेखन अत्यंत जरूरी है जानना कि हम कैसे निबंध लिखें और किस प्रकार से बेहतर तरीके से अपनी प्रस्तुति निबंध के माध्यम से दें और ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें। तो हम लोग आगे बढ़ने से पूर्व निबंध लेखन से संबंधित जिस बात को लेकर के चलेंगे, जिस परिभाषा को हम परीक्षाओं के लिए उपयुक्त मानेंगे, वह है बाबू गुलाब राय की परिभाषा और उसके साथ साथ
यह कि किसी विषय को लेकर लिखी गई सुसंगत क्रमबद्ध आत्म संपूर्ण गद्य रचना निबंध है। पूर्व में परीक्षाओं में निबंध के लिए प्रस्तावना शब्द का भी प्रयोग किया जाता था। अभी भी आईसीएसई की परीक्षा में प्रस्तावना शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सीबीएसई और अन्य बोर्ड की परीक्षाओं में निबंध शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी निबंध शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम लोग निबंध लेखन ही कहेंगे और निबंध लेखन पर हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ अगला प्रश्न आता है आपके सामने कि पाठ्यक्रम में निबंध को क्यों जोड़ा गया। देखिए, निबंध साहित्य की एक गद्य विधा है। साहित्य की कई सारी विधाएं हैं, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है, और इसी में निबंध भी उसके जो मुख्य विधाएं हैं उन्हीं में सम्मिलित है। तो इसे पाठ्यक्रम में क्यों जोड़ा गया और लिखने को क्यों कहा गया? क्या सारे बच्चों को साहित्यकार बनाना है? नहीं, यह उद्देश्य नहीं है। तो आखिर क्या उद्देश्य है? क्यों निबंध को पाठ्यक्रम में जोड़ा गया? थोड़ा इस पर हम विचार करें, ताकि उत्तर देते समय हम जो इसका उद्देश्य है उसको पूरा करते हुए निबंध को लिखना सीख सकें। तो देखिए, इसमें है सबसे पहली बात कि विद्यार्थी की या जो प्रतिभागी हैं, प्रतियोगी हैं, उनकी रचनाशीलता की जानकारी के लिए निबंध उपयुक्त है, निबंध आवश्यक है। दूसरा है अवलोकन की क्षमता। निबंध लिखते हैं तो आप की जो क्षमता है किसी ऑब्जर्वेशन की, अवलोकन की, निरीक्षण की, वह यहाँ दिखाई पड़ती है। विचारों की संबद्धता। आप अपने विचारों को किस प्रकार से किसी विषय वस्तु से संबद्ध कर पाते हैं, इसकी जानकारी भी आपके निबंध लेखन से प्राप्त हो जाती है। तर्कशीलता। आप में तर्कशीलता की स्थिति क्या है? आप किसी विषय विशेष पर किस प्रकार से वैचारिक तर्क कर सकते हैं, इसका भान भी निबंध के माध्यम से हो जाता है। अगला है विषय सापेक्ष ज्ञान। किसी विषय पर निबंध लिखने से पहले आपके पास उस विषय से संबंधित ज्ञान होना चाहिए। तो आपके ज्ञान की स्थिति क्या है, इसकी जानकारी भी निबंध के माध्यम से मिल जाती है। लेखन क्षमता, और सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी लेखन क्षमता क्या है, क्योंकि जो टॉपिक दिया जाता है, जो निबंध दिया जाता है, उसे आप अपने हिसाब से और जिस प्रकार से मांगा गया है, जितने शब्दों में लिखना है उतने शब्दों में आप उसे प्रस्तुत करते हैं। तो इससे आपकी लेखन क्षमता का पता चलता है। और इस प्रकार से इन सारी चीज़ों को जानने के लिए, परीक्षार्थियों में इसका परीक्षण करने के लिए पाठ्यक्रम को निबंध में जोड़ा गया। और साथ ही साथ यह जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते समय इन सारी चीज़ों का विकास हो पाए, रचनाशीलता का विकास हो, अवलोकन की क्षमता का विकास हो, विचारों की संबद्धता का विकास हो, विद्यार्थियों में तर्कशीलता का विकास हो, उनमें विषय सापेक्ष ज्ञान बढ़े और उनकी लेखन क्षमता का विकास हो। तो इन सारी चीज़ों को विकसित करने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम में निबंध को जोड़ा गया है। आइए अब अगले बिंदु की ओर चलते हैं। तो निबंध कितने प्रकार के होते हैं? निबंध लेखन में आप देखते हैं कि विभिन्न शीर्षकों से निबंध परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि निबंध होते कितने प्रकार के हैं, क्योंकि उसी के अनुसार हम निबंध लेखन की प्रक्रिया, निबंध का जो फॉर्मेट है, निबंध की जो संरचना है, उसको निर्धारित करते हैं और उसको हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानें कि निबंध होते कितने प्रकार के हैं। तो देखिए, निबंध 4 प्रकार के होते हैं: वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और भावात्मक निबंध। तो इन 4 निबंधों की विशेषता क्या है, थोड़ा हम लोग इस पर देख लें, एक नज़र डालें। तो वर्णनात्मक निबंध में किसी विषय वस्तु का वर्णन किया जाता है, उसके विभिन्न पक्षों को प्रस्तुत किया जाता है। तो यह सामान्य रूप से किसी स्थान, किसी व्यक्ति, किसी जीव जाति, जीव जंतु या अन्य किसी पदार्थ या तत्व से संबंधित हो सकता है, जिसका वर्णन किया जाए निबंध के माध्यम से। यह सीधा सीधा पूछा जाने वाला निबंध होता है। दूसरा है विवरणात्मक निबंध। इसमें घटनाओं इत्यादि से संबंधित जो निबंध होते हैं उनको सम्मिलित किया जाता है
उनका पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाता है। और इसमें जो भी घटनाएं घटती हैं या हम जिसकी कल्पना कर सकते हैं, वैसे विषय वस्तुओं पर, वैसे विषयों पर निबंध लिखने को कहा जाता है। और उसका विवरण आप प्रस्तुत करते हैं। आप अपने नज़रिए से इसमें अवलोकन की जो आपकी क्षमता है और साथ ही साथ प्रस्तुतिकरण की जो क्षमता है, उसका उपयोग गहन स्तर पे होता है, गहरे स्तर पर होता है। अगला जो निबंध है, निबंध का प्रकार है, वह है विचारात्मक निबंध। इसमें तर्कशीलता की प्रधानता होती है। इसमें यह देखा जाता है कि आप किसी भी विषय पर, विषय वस्तु पर क्या विचार रखते हैं, क्या मनोभाव रखते हैं और उसे किस प्रकार से आप प्रस्तुत करते हैं। आप उसके प्रति जो आपकी तर्कशीलता है वह किस ओर आपको ले जाती है। तो ये, और चौथा है भावात्मक निबंध। यह हृदय से निकली हुई बातें, मन से निकली हुई जो बातें हैं, उनको प्रधानता देती है। और इस निबंध में आपकी तर्कशीलता के स्थान पर आपके मनोभावों को पहचानने की जो क्षमता है, आपके हृदय की जो संवेदना है, उसको प्रमुखता दी जाती है। तो भावात्मक निबंध मुख्य रूप से साहित्यिक निबंध हैं और ये परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते। मुख्य रूप से जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वे हैं वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध और विचारात्मक निबंध। यानी ऊपर के जो 3 निबंध के प्रकार हैं, ये तीनों विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में विस्तृत रूप में देखेंगे, कुछ शीर्षक रख करके, विषय वस्तु को रख करके, कि किस में कौन से निबंध आते हैं परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं, जो पूछे गए हैं, और साथ ही साथ जिनके पूछे जाने की संभावना है। तो जो महत्वपूर्ण निबंध हैं उन निबंधों को हम देखेंगे और हम किस प्रकार से उसका उत्तर लिख सकते हैं, किस प्रकार से उसका प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, चाहे कम शब्दों में, चाहे ज़्यादा शब्दों में, चाहे 2 पेज या 3 पेज का निबंध हो, चाहे 6 पेज, 7 पेज या 10 पेज का निबंध हो। तो हम विभिन्न प्रकार के निबंधों को, उसके विश्लेषण को विस्तार से जानेंगे। लेकिन इसके लिए आपको निबंध लेखन के पार्ट 2 का इंतज़ार करना होगा। तो बहुत जल्दी ही उसमें हम आएंगे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं आज इस वीडियो में अगले टॉपिक पर, और वह है निबंध लेखन के लिए आवश्यक तत्व क्या है। देखिए, निबंध जब हम लिखते हैं तो उसमें महत्वपूर्ण है, एक तो सामग्री और दूसरा शैली। निबंध लेखन में सामग्री निबंध की आत्मा है और शैली निबंध का शरीर। और जिस प्रकार से एक मनुष्य आत्मा और शरीर दोनों के मिलन से ही जीवित माना जाता है, सजीव होता है, उसी तरह से निबंध में सजीवता तभी आती है जब उसमें सामग्री और शैली का बेहतर समन्वय हो। तो हम लोग इसको थोड़ा विस्तार से जानें ताकि अपने निबंध में इन सारी चीज़ों को सम्मिलित कर पाएं। तो देखिए, शैली को निबंध की आत्मा कहा जाता है और सामग्री को निबंध की आत्मा कहा जाता है। और इसमें जब हम किसी विषय वस्तु को लिखने जाते हैं तो हमारे पास उससे संबंधित पूर्व ज्ञान होना चाहिए। हम अगर उस विषय से संबंधित ज्ञान नहीं रखते, हमें जानकारी नहीं है, तो हम बेहतर तरीके से निबंध नहीं लिख सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम अपनी तैयारी कैसे करें कि हम जो निबंध लेखन के लिए आवश्यक तत्व हैं वे हमारे पास आ जाएं। देखिए, निबंध रट कर नहीं लिखा जाता, क्योंकि विषय वस्तु जो होते हैं उनकी कोई गारंटी नहीं होती कि क्या पूछा जाएगा। और विशेष करके प्रतियोगिता परीक्षाओं में तो विषय वस्तु अक्सर बदल दिए जाते हैं। अगर आप संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा देखें तो उसमें नई नई विषय वस्तु हर परीक्षा में दी जाती है लिखने के लिए, और ज़्यादातर उसमें विचारात्मक निबंध ही लिखने के लिए दिए जाते हैं। तो विभिन्न परीक्षाओं के आधार पर अगर हम अपने अनुभव से देखें तो हम पाते हैं कि अगर हमारे पास सामग्री हो और लेखन की शैली हो तो हम बेहतर निबंध लिखकर उसमें बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे ज़रूरी है अध्ययन। हम जब अध्ययन करते हैं तो विभिन्न विषयों का अध्ययन करते हैं, और विभिन्न विषयों और विभिन्न
साधनों माध्यमों से अध्ययन करने के उपरांत हमारे पास कई सारे तथ्य कंटेंट्स जमा हो जाते हैं और उनका उपयोग हम अपना उत्तर लिखने के लिए करते हैं। और निबंध के लिए भी इसी प्रकार से कई कंटेंट्स हम जमा कर सकते हैं और उनका प्रयोग निबंध लिखने में कर सकते हैं। अगर आप पिछले वर्ष के प्रश्नों को उठा करके देखेंगे तो आपको एक आइडिया जरूर मिलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यह आप कंफर्म नहीं हो पाइएगा कि कौन सा प्रश्न पूछेगा, लेकिन हाँ, एक आइडिया आपको मिलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आप उस प्रकार के प्रश्नों से संबंधित जो जब अध्ययन करते हैं किसी विषय पर, तो आप ध्यान देंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो निबंध लेखन में मेरे लिए सहायक होंगी। और ऐसे भी अगर आपका अध्ययन बेहतर तरीके से चलता रहेगा तो आपके ज्ञान के भंडार में धीरे धीरे नई नई चीज़ें जमा होंगी और जो बेहतर तरीके से जब आप उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे तो निश्चय ही बेहतर निबंध लिखेंगे और इसमें आप अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। तो दूसरा है इसमें निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। हम कई जगह जाते हैं, कई चीज़ों को देखते हैं, लेकिन हम उनका निरीक्षण किस प्रकार से करते हैं, उसका अवलोकन किस प्रकार से करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम किसी चीज़ को यूं ही किसी चीज़ पर दृष्टिपात करते हैं और ऐसे ही उसे भूल जाते हैं, या किसी भी घटनाक्रम पर हमारी नज़र सूक्ष्म होती है और हम उसे थोड़ा गौर से, थोड़ी गंभीरता से देखने और समझने का प्रयास करते हैं। तो आपको एक विद्यार्थी के तौर पर, एक प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागी के तौर पर आपको आपकी निरीक्षण क्षमता बेहतर होनी चाहिए और किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी घटनाक्रम को आप जरा गंभीरता से, गौर से देखने का प्रयास करें, उस पर थोड़ा सा विचार करने का प्रयास करें। आप सामान्य सी एक बात ले लीजिए कि कोई पर्व त्यौहार होता है या किसी पर्यटन स्थल पर आप घूमने जाते हैं, तो वहाँ जो चीज़ें देखते हैं जरा उसका विश्लेषण करके देखिए, एक विद्यार्थी के नज़रिए से देखिए और यह सोच कर देखिए कि इस घटना से या इस भ्रमण कार्यक्रम से मेरे लेखन में मुझे मदद मिल सकती है, मेरे अध्ययन में मुझे मदद मिल सकती है। और जीवन के अनुभव सबों को होता है। विभिन्न घटनाओं से, जीवन में आने वाले विभिन्न समय समय पर बदलने वाले परिवेशों से लोगों को जीवन का अनुभव होता है। तो जीवन के अनुभव से भी हमें सामग्री मिलती है निबंध के लिए। तो इस प्रकार से निबंध के लिए सामग्री हमारे पास आ सकती है, बशर्ते हम थोड़ा प्रयत्न करें, थोड़ा प्रयास करें। दूसरी बात है शैली। यह निबंध का शरीर है, हम निबंध को प्रस्तुत करते हैं, तो इसमें कई चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहली बात है भाषा। आप यहाँ मैं हिंदी भाषा में निबंध लिखने की बात कर रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। तो हम हिंदी भाषा का चयन करते हैं और भाषा में समरूपता होनी चाहिए। समरूपता से तात्पर्य क्या है? समरूपता से तात्पर्य है कि पूरे के पूरे निबंध की भाषा एक होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं हम हिंदी में संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और कहीं उर्दू के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो कहीं अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इससे निरंतरता बिगड़ जाती है, इससे सुंदरता बिगड़ जाती है। तो इसलिए भाषा की समरूपता आवश्यक है निबंध में। तो पूरा का पूरा निबंध एक ही प्रकार की भाषा की होनी चाहिए और कोशिश करें कि आपकी जो अपनी भाषा है उसी में हो और अपनी भाषा को आप बेहतर करने का प्रयास करें। इसका लाभ आपको हर जगह मिलेगा। हर स्थान पर जहां आपको किसी प्रश्न का उत्तर लिखना पड़े या किसी क्षेत्र में आप लेखन का कार्य करें, वहाँ इसका लाभ मिलेगा। इसलिए अपनी भाषा को बेहतर बनाने का प्रयास करें, न कि कृत्रिम भाषा का प्रयास करें, कृत्रिम भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि उससे समरूपता नहीं हो पाती। किसी रचना में जो भाषा की समरूपता होनी चाहिए, वह उसमें कृत्रिमता के कारण वह ऐसा नहीं हो पाता। सुंदर शब्दों का चयन करें। सुंदर शब्द से तात्पर्य है कि जो सुनने में अच्छे लगें और जिनका उपयोग बहुधा लोग करते हों, जो आसानी से समझ पाएं। क्लिष्टता से बचने का प्रयास करें, क्योंकि यदि निबंध क्लिष्ट हो जाता है,
वह आसानी से समझ में नहीं आता तो फिर अंक कम प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए उसमें जटिलता और क्लिष्टता न आए आपके निबंध में, इसका ध्यान रखें। आपकी भाषा शैली ऐसी हो और वाक्य विन्यास भी सरल हो, जटिल वाक्य विन्यास न हो, अर्थात बहुत ज़्यादा संयुक्त वाक्य का प्रयोग न करें और बहुत ज़्यादा लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग न करें। तो इस प्रकार से आप एक अच्छे तरीके का निबंध लिख सकते हैं जिसमें आपकी सामग्री और आपकी शैली अर्थात आत्मा और शरीर दोनों एक साथ मिलकर उसे सजीव बनाने का प्रयास करें, उसे सजीव बना दें। तो एक सजीवता निबंध में आनी चाहिए। और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, आइए हम आगे की ओर बढ़ें। तो निबंध की एक रूपरेखा या संरचना बनानी पड़ती है, और इस रूपरेखा या संरचना को हम संक्षेप में जरा देखें तो हम पाते हैं कि इसमें 4 भाग होते हैं। 4 भागों में निबंध की रूपरेखा हमारे सामने आती है। एक तो शीर्षक होता है, तो परीक्षार्थियों के लिए शीर्षक तो दिया जाता है कि भाई इस शीर्षक पे आपको निबंध लिखना है, टॉपिक दिया जाता है, वो आपको स्वयं लिखने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात है कि कई निबंध लिखने के लिए दिए जाते हैं, 4 निबंध या 4 निबंधों में से एक चयनित करना होता है। यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में जो कि निबंध का ही पत्र होता है, उसमें 2 निबंध लिखने होते हैं, उसमें भी चयनित करने का ऑप्शन होता है। तो आपको यहाँ यह समझना है कि हम बेहतर शीर्षक का चयन करें, अर्थात ऐसे शीर्षक का चयन करें जिसके बारे में हमें पूर्व ज्ञान हो, जिसके बारे में हम जानते हैं, जिससे संबंधित घटनाओं का, चीज़ों का अवलोकन किया है, निरीक्षण किया है, और साथ ही साथ जिनके बारे में जिनसे संबंधित बातों को हम अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो वैसे शीर्षक का चयन करना, तो हम यहाँ शीर्षक से शीर्षक का चयन समझें। बाकी जो निबंध में आपके 3 भाग होंगे वो होंगे भूमिका या प्रस्तावना। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है और प्रारंभ होता है, और अगर यह आपका रुचिकर है, अच्छा है, सुंदर है, तो निबंध पढ़ने वाले को प्रेरित करेगा आगे निबंध को पढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ अगर आप कमज़ोर पड़ जाते हैं तो फिर आगे आपके निबंध को पढ़ने के लिए प्रेरणा नहीं मिलेगी और आपको एवरेज मार्किंग या बिलो एवरेज मार्किंग करके छोड़ दिया जाएगा। तो इसलिए भूमिका या प्रस्तावना लेखन का प्रयास करें। हम इसके बारे में विशेष रूप से अगले वीडियो में, जो पार्ट 2 और अंतिम पार्ट होगा निबंध लेखन से संबंधित, उसमें जानेंगे। तो भूमिका में सामान्य रूप से छोटी, लगभग 60-70, 50-60-70 शब्दों में आप भूमिका लिख सकते हैं। जिस प्रकार का निबंध हो, यदि बड़ा निबंध है तो आप भूमिका बड़ी लिख सकते हैं, अगर छोटा सा निबंध है तो छोटी भूमिका लिखें। तो उसमें आप उस विषय वस्तु को किस प्रकार से सामने रख पाते हैं, यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आधारशिला है जिस पर आपका निबंध आगे बढ़ता है। और निबंध का सबसे जो बड़ा भाग है, बड़ा जो हिस्सा है, वह है विषय प्रतिपादन। इसमें विभिन्न विचारों को, विभिन्न सूचनाओं को, विभिन्न तर्कों को यहाँ रखा जाता है। तो ये 3-4 पैराग्राफ में, 5 पैराग्राफ में आप इसे लिख सकते हैं। इसमें शीर्षक से संबंधित जो विभिन्न पक्ष हैं उनको प्रस्तुत किया जाता है। यह विस्तृत भाग है निबंध का। और अंतिम जो भाग है वह है उपसंहार। उपसंहार या इसे निष्कर्ष भी कहते हैं। ये आपने जो लिखा उसका बहुत संक्षिप्त सार होने के साथ साथ ये केवल और केवल उसका सारांश नहीं होगा, लेकिन हाँ, उसे विषय प्रतिपादन का जो भाग है उसे संबद्ध करने के लिए उसका संक्षिप्त सारांश, बिल्कुल अति संक्षिप्त सारांश लिखते हुए इससे संबंधित जो आप अपना सुझाव या विचार दे सकते हैं, जो वर्तमान के लिए या भविष्य के लिए लाभदायक हो या उससे जुड़ा हुआ हो, तो आपका उपसंहार बेहतर होता है, आपका निष्कर्ष बेहतर माना जाता है।
और इस प्रकार से अगर आप निबंध में इन तीनों चीज़ों का, विशेष करके भूमिका, विषय प्रतिपादन और उपसंहार का ध्यान रखते हैं, तो आपको बेहतर अंक प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। तो हम लोग यह जाने कि आखिर इन ए नटसेल कि जो इतनी बातें हमने जानी, इतनी बातें हमने सीखी, तो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान हम निबंध लिखते समय अवश्य रखें। देखिए, निबंध लिखने से पूर्व संबंधित विषय का पर्याप्त ज्ञान हमें होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्ञान नहीं है तो हम बेहतर निबंध नहीं लिख सकते हैं। क्रमबद्ध रूप से विचारों को लिखा जाना चाहिए। जो विचार उस विषय वस्तु से संबंधित हमारे पास हैं, जो ज्ञान हमारे पास है, उसकी क्रमबद्धता होनी चाहिए। ऐसा न लगे कि असंबद्ध है, इधर उधर बिखरा हुआ है, बल्कि क्रमबद्ध रूप से होना चाहिए। निबंध की भाषा रोचक और सरल होनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को बोझिल न लगे और एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद वह छोड़ न दे। ऐसा लगे, उसमें ऐसी रोचकता हो कि वह पूरा का पूरा पढ़े। निबंध के वाक्य छोटे छोटे और प्रभावशाली होने चाहिए। निबंध जो होता है उसके वाक्यों को छोटा और प्रभावशाली बनाने का प्रयास करें। निबंध संक्षिप्त होना चाहिए, अनावश्यक बातें नहीं लिखनी चाहिए। यद्यपि निबंध के लिए आपको बताया जाएगा कितने शब्दों में लिखना है, तो उसके हिसाब से आपके निबंध का जो आकार होगा वो होगा, लेकिन यथासंभव प्रयास करना चाहिए कि अनर्गल या अनावश्यक बातें जो निबंध से संबंधित नहीं हैं वे उसमें नहीं आए। व्याकरण के नियमों, विराम आदि चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। देखिए, कॉमा, पूर्ण विराम, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, इन सारे चिन्हों का बेहतर तरीके से प्रयोग करना सीखें और व्याकरण के जो नियम हैं उनका पालन करें, ताकि वाक्य जो है वह सही बने, वाक्य त्रुटिपूर्ण न हो, लिंग दोष न हो, क्रिया इत्यादि का सार्थक और सही प्रयोग हो। तो इस प्रकार से हम व्याकरण के नियमों का पालन कर सकते हैं। और अंतिम है, विषय के अनुसार निबंध में मुहावरों का भी प्रयोग करना चाहिए। मुहावरेदार भाषा का मतलब यह नहीं है केवल और केवल मुहावरे हम भर दें, लोकोक्तियाँ को भर दें, लेकिन हाँ, आवश्यकता अनुसार उसे सुंदर बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए हम कहीं कहीं मुहावरों का अगर प्रयोग करते हैं तो उससे निबंध सशक्त बनता है। तो उम्मीद है कि आज ये डू स्टार हिंदी पर जो आपके लिए मैं निबंध लेखन से संबंधित भाग 1 का वीडियो लेकर आया, आपके लिए आपकी जानकारी को बढ़ाने वाला और आपके लिए लाभदायक होगा। तो इस चैनल को देखने के लिए, इस पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि इस पर आपको विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल्स मिलते रहेंगे।